नमस्कार दोस्तों, मैं अनमोल वालियान आप सभी का आपके अपने चैनल वाणी कंसेप्ट क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी रेगुलर पॉलिटी की वीडियो आ रही है और आपका खूब सारा प्यार हमको मिल रहा है। ठीक है, तो इसलिए आज हमने इसमें कुछ थोड़ा सा और चेंज किया है। हमने सोचा कि हम बार बार लिख रहे थे, उसमें राइटिंग क्लियर नहीं आ पा रहा था। मैं खुद से देख रहा था तो उसमें आवाज वगैरह तो सब क्लियर आ रही है आपको, पर जो राइटिंग है उसकी थोड़ी दिक्कत आ रही थी। तो आज हमने क्या किया है, हमने इसको पहले ही लिख लिया है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, हम इसको पॉइंट वाइज डिस्कस करते हुए चलेंगे। इसमें मैंने सारा कुछ लिख दिया है और मैं आपको डिटेल में बीच बीच में बताता रहूंगा। इससे आपको ये फायदा होगा कि आपको एक स्क्रीनशॉट लेंगे बोर्ड का, आपके पास पूरा कंटेंट पहुंच जाएगा। आप जूम करके उसको पढ़ सकते हैं। ये मैंने पॉइंट बना दिए, इधर देखो, ये अलग अलग पॉइंट है सारे, जहां भी एरो का निशान हो और जहां ये ब्लू मार्क हुआ है ना, इसका मतलब है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज इसमें है। पूरे एक्ट के अंदर जहां ब्लू हो रखा है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, इसलिए मैंने इसको ब्लू से मार्क कर दिया है। ठीक है, अब इसमें दो एक्ट दिए हुए हैं आपके, एक तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट और एक 1781 का संशोधन अधिनियम। ठीक है, ये दोनों हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद तुरंत आपको एक एक्ट हम इसमें और करा देंगे, वो आपको मतलब वीडियो इसमें मिल जाएगी ऐसी जुड़ी हुई। ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा उसमें क्या अलग से हो रहा है या कुछ क्या हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही आपको सेम मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 1781 का संशोधन अधिनियम। अगर बात करें 1781 के संशोधन अधिनियम की, तो क्या था ये। अब हमने इससे पहले पढ़ा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक, क्या पढ़ा था हमने, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ा था, नहीं पढ़ा था। ठीक, तो उस 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या थी, कुछ खामियां रह गई थी, कुछ कमियां रह गई थी। ठीक, तो उन कमियों को दूर करने के लिए क्या, उन कमियों को दूर करने के लिए 1781 का संशोधन अधिनियम लाया गया था। क्या लाया गया था, 1781 का संशोधन अधिनियम। अब इस एक्ट के दो तीन नाम मिल जाते हैं पेपर में, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा एक्ट आ गया। तो इसका एक नाम और जो है वो हो जाता है आपका एडमंड एक्ट। कौन सा, एडमंड एक्ट। इसको एडमंड एक्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि एडमंड मार्क की सिफारिश पर, किसकी, एडमंड मार्क की सिफारिश पर इस एक्ट को लाया गया था। ठीक, किसकी सिफारिश पर, एडमंड मार्क की सिफारिश पर इस एक्ट को लाया गया था, जिस वजह से हमने क्या किया, इस एक्ट का नाम दे दिया एडमंड एक्ट 1781। ठीक है, क्लियर है इतना। अगर इसके आगे हम चलें तो इसका दूसरा नाम जो हमको मिलता है वो है अमेंडमेंट एक्ट। क्या, अमेंडमेंट एक्ट। इसको अमेंडमेंट एक्ट भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कुछ अमेंडमेंट करके, कुछ संशोधन करके क्या लाया गया था आपका, 1781 का संशोधन अधिनियम लाया गया था। उसमें कुछ अमेंडमेंट करने के बाद किसमें, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, तो इसको क्या कहा गया, अमेंडमेंट एक्ट। तीसरा इसको क्या कहा गया, बंदोबस्त कानून। यानी कि इसमें कुछ ऐसे बंदोबस्त किए गए जो आने वाले टाइम के लिए क्या थे, बेटर थे, और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को क्या कर रहे थे, दूर कर रहे थे। तो इसलिए इसको क्या कहा गया, बंदोबस्त कानून। आपको साफ चमक रहा है, नहीं चमक रहा है, बिल्कुल कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताइए कैसा चमक रहा है आपको। ठीक है, इसके आगे हम बात करें, ये मैंने आपको बता दिया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमी को दूर करने के लिए क्या लाया गया था, 1781 का संशोधन अधिनियम। उसको हमने क्या कहा, एडमेंड एक्ट या अमेंडिंग एक्ट या फिर बंदोबस्त कानून। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी क्या विशेषता है, किसकी, 1781 में जो संशोधन अधिनियम लाया गया, इसमें ऐसा क्या चेंज कर दिया गया, इसमें ऐसा क्या चेंज कर दिया गया, तो वो हम आप पढ़ेंगे। ठीक, इसमें क्या किया गया कि गवर्नर जनरल, यानी कि जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे, प्लस कौन, उस गवर्नर जनरल की मंत्रिपरिषद बोल दो या काउंसिल बोल दो, कौन, गवर्नर जनरल प्लस गवर्नर जनरल की काउंसिल, और कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवक। कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवक। तीन व्यक्ति को लिया गया, किसको, गवर्नर जनरल प्लस गवर्नर जनरल की काउंसिल और कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी के सेवक। ठीक, इनको क्या किया गया, यानी कि कोर्ट के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया। जो न्यायालय था उस न्यायालय के क्षेत्राधिकार से मुक्त कर दिया गया कि तुम अब न्यायालय के क्षेत्र में, न्यायालय के क्षेत्र के अंतर्गत नहीं हो, तुम इससे क्या करा जा रहा है, फ्री किया जा रहा है, तुम कुछ भी करते रहो, हमको कोई मतलब नहीं। ठीक, ये क्या आ गई, इसकी पहली विशेषता आ गई। अगर बात करें कि इसकी दूसरी विशेषता क्या थी, जो हमारे पेपर के उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो क्या थी कि कलकत्ता के सभी निवासियों को, किसको, कलकत्ता के सभी निवासियों को क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट के अधीन कर दिया गया।
किसके अधीन कर दिया गया? सुप्रीम कोर्ट के, यानी कि उच्चतम न्यायालय के। किसके? उच्चतम न्यायालय के क्या कर दिया गया? अधीन कर दिया गया। किसे? कलकत्ता के सभी निवासियों को। अब जब ये आ गया तो उसके बाद क्या हुआ? जो कलकत्ता के हमारे सारे निवासी थे वो उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत आ गए। उनके जो मामले थे, जो सुनवाई थी, वो भी कोर्ट में होंगी, अब उनके अंतर्गत आता है। यानी कि उनसे संबंधित कोई भी मामला अगर आता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, उसके तहत उसको क्या मिलेगा? न्याय मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट के अधीन कर दिया गया। ठीक। तीसरी विशेषता इसकी क्या आ जाती है कि न्यायालय, इसमें कहा गया कि न्यायालय जो होगा, जो न्यायालय होगा, आपका कोर्ट होगा, वो हिंदुओं के कानून के हिसाब से हिंदुओं को, किसको? जो हिंदुओं के कानून होंगे उनके हिसाब से हिंदुओं को, एवं मुस्लिम्स के कानून के हिसाब से, मुस्लिम के कानून के हिसाब से मुस्लिम के मामले तय करे। क्या करे? यानी कि जो हिंदुओं के कानून है उन कानून के हिसाब से वो क्या करे? हिंदुओं के मामले तय करे। किसमें आते हैं? जो आपके कोर्ट में जाते हैं। और मुस्लिम के कानून के हिसाब से मुस्लिमों के मामले तय करे। यानी कि इसमें कोई भी ये ना हो कि हिंदुओं का मामला चल रहा था, हिंदू के कानून थे, मुस्लिम में ठोक दिए। ठीक। तो इस कानून में ये बंदोबस्त कर दिया गया कि हिंदुओं के कानून के हिसाब से हिंदुओं के मामले तय किए जाएंगे और मुसलमानों के कानून के हिसाब से मुसलमानों के मामले तय किए जाएंगे। किसमें कहा गया? 1781 के संशोधन अधिनियम में कहा गया। मैंने आपको पहले बताया 1773 की खामियों को दूर करने के लिए आया था। तो धीरे धीरे इसमें हम बता रहे हैं आपको कि क्या क्या दूर हुआ। ठीक। तो इसमें ये जो थी हमारी, क्या थी? ये जो थी 5 चीजें, ये इसमें हमारी अधिक महत्वपूर्ण थी, जो पेपर की दृष्टि से आपके लिए रामबाण साबित होंगी। ठीक है। इन 5 के अलावा आपको 1781 के संशोधन अधिनियम में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक। इसके अलावा इसमें कुछ है भी नहीं। जो मेन था, प्रीवियस ईयर को देखते हुए, 3-4 बुकों को एनालिसिस करते हुए मैंने आपको ये डिट्टो पढ़ा दिया। ठीक। अब बात करते हैं इसके अलावा दूसरा एक्ट कौन सा था। तो इसके बाद जो दूसरा एक्ट आया आपका, कब आया? इससे +3 साल बाद। वो कौन सा आया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। कौन सा आया? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब भाई ये एक्ट आया, करा तो इसने कुछ जरूर होगा, कुछ ना कुछ तो चेंज करा होगा। तो इस एक्ट ने आपका क्या किया? इसने कंपनी के राजनीतिक एवं वाणिज्यिक कार्यों को पृथक कर दिया। क्या कर दिया? कि कंपनी के, इस एक्ट में कहा गया कि कंपनी के जो राजनीतिक यानी कि जो पॉलिटिकल इश्यू होंगे एवं वाणिज्यिक कार्य यानी कि जो फाइनेंशियल वर्क होगा, उन दोनों को क्या करा जा रहा है? अलग करता जा रहा है, यानी कि पृथक कर दिया। किस कानून ने? 1781 के संशोधन, वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ने। कंपनी कौन सी थी ये? तो आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक एवं वाणिज्यिक कार्यों का पृथक किस एक्ट के द्वारा हुआ? यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया था। तो वो आपका हुआ था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक। अगले पे चलते हैं। अगला क्या किया गया कि इसके, किसके? कंपनी के व्यापारिक मामलों की देखरेख के लिए। भाई जब इन दोनों को अलग कर दिया गया, इसके राजनीतिक कार्य अलग कर दिए गए और वाणिज्यिक कार्य क्या कर दिए गए? अलग कर दिए गए। तो उनकी देखरेख करने के लिए भी अलग अलग इंसान चाहिए, नहीं चाहिए? तो क्या हुआ ये देखिए, कंपनी के व्यापारिक मामलों की देखरेख की अनुमति किसे दी गई? निदेशक मंडल को। किसे की दी गई? निदेशक मंडल की। तुम क्या करोगे? तुम देख रेख करोगे, कंपनी के जितने भी व्यापारिक मामले होंगे उनकी देख रेख तुम करोगे, तुम्हारी ये जिम्मेदारी है। ठीक। अब बचे कौन से? राजनीतिक मामले। अब राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए क्या किया गया? राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए कहा गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रण बोर्ड, मैंने इसमें लिख दिया आपका बीओसी। क्या लिख दिया है? बीओसी लिख दिया है। यानी कि बीओसी का जो मतलब आपका वो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल, और हिंदी में हम कहते हैं नियंत्रण बोर्ड, नियंत्रण बोर्ड। तो क्या किया गया? राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड को बनाया गया, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बनाया गया। ठीक है, इतना काम हो गया। अब जब कंपनी के राजनीतिक एवं वाणिज्यिक कार्य अलग हो गए, उनका प्रशासन अलग टाइप से होने लगा, तो यहां से क्या हुआ? यहां से भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था प्रारंभ हो गई। किसकी व्यवस्था प्रारंभ हो गई? द्वैध शासन की व्यवस्था प्रारंभ हो गई। एक विशेषता इसकी ये थी, क्वेश्चन बहुत इजीली आपसे पूछेगा कि भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई? तो कहां से प्रारंभ हुई? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत भारत में द्वैध शासन की व्यवस्था को क्या किया गया?
प्रारंभ किया गया। कैसे प्रारंभ हो गई? जब कंपनी के व्यापारिक मामले और राजनीतिक मामले, वाणिज्यिक मामले को क्या कर दिया गया? पृथक कर दिया गया, यानी कि अलग अलग कर दिया गया। तो द्वैध शासन तो आना ही आना था। ठीक, इसके बाद देखते हैं पहली बार, अगली विशेषता जो है वो है कि पहली बार कंपनी के अधिपत्य क्षेत्र को ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया। इस कानून के तहत क्या हुआ? जो कंपनी का अधिपत्य क्षेत्र था, जो कंपनी जिस पे अधिकार कर रही थी, ठीक है, उस क्षेत्र को क्या कहा गया? ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया, कि अब वो ब्रिटिश के अधिकार है उस पे, और उसको क्या कहा गया? ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहा गया। ठीक, ब्रिटिश अधिपत्य क्षेत्र कहने के बाद जो इसकी लास्ट विशेषता आती है वो क्या है? कि ब्रिटिश सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों, किसे, ध्यान से सुनना, ब्रिटिश सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों प्लस प्रशासन पर, किस पर? प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण होगा। क्या होगा? पूर्ण नियंत्रण होगा। इस एक्ट में साफ साफ कह दिया गया कि ब्रिटिश सरकार को पूर्ण नियंत्रण होगा। किस, ब्रिटिश सरकार का जो है वो पूर्ण नियंत्रण होगा किस पे? ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों पे प्लस प्रशासन पे, यानी कि वो उसे देखेंगे और देखने के बाद जैसे वे कहेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी को वैसे ही करना होगा। क्यों? क्योंकि 1773 के एक्ट में आपका कह दिया गया था, जब कंपनी को कर्ज की जरूरत पड़ी, युद्ध लड़ने के बाद जब कंपनी को कर्ज की जरूरत पड़ी थी, तो जो गुप्त समिति बनाई गई थी, किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड नाथ की अध्यक्षता में जो गुप्त समिति बनाई गई थी, उसमें आपका साफ साफ एक शर्त रख दी थी, क्या? कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी को कर्ज तभी देंगे जब वो हमारी ये शर्त मानेगी, क्या? कि ईस्ट इंडिया कंपनी का संचालन ब्रिटिश संसद करेगी या ब्रिटिश सरकार करेगी। ठीक है, तो उसी को जब हमने क्या किया, उसमें अमेंडमेंट किया, इसके बाद 1781 आया, उसके बाद 1784 आया, तो इसमें कह दिया गया कि ब्रिटिश सरकार को ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों प्लस प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण होगा। ठीक है भैया, इतनी बात क्लियर? ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। ठीक, ये इसकी हो गई महत्वपूर्ण विशेषताएं। और पिट्स इंडिया एक्ट 1784 से मैं आपसे वादा करता हूं कि इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, किसी कीमत पे नहीं जाएगा। ठीक, जो है वो ये है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया कि इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक, इससे आगे बढ़ते हैं। अब एक मिनट रुकिए, बस मैं रिटर्न कर लूं थोड़ा सा, क्योंकि बार बार साफ राइटिंग नहीं आता, आपको समझ में नहीं आएगा, मैं थोड़ा सा राइट कर लेता हूं उसमें। ठीक है भाइयों, तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसको खत्म करने के बाद अब हमारे पास अगला आ जाता है 1786 का अधिनियम। कौन सा आ जाता है भाइयों? 1786 का अधिनियम। अब 1786 के अधिनियम में ऐसा क्या हुआ? 1786 का अधिनियम बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों? देखिए, 1786 में, किसमें? 1786 में इस अधिनियम के तहत क्या किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस, किसको? लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। किसको बना दिया गया बंगाल का गवर्नर जनरल? लॉर्ड कॉर्नवालिस को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया गया। अब ये बहुत क्या था, ये सातिर आदमी था बहुत, इसने सोचा नहीं खाली गवर्नर जनरल नहीं, इतने में नहीं रहना, आदमी का लालच जो है ना बढ़ जाता है, तो इसके मन में लालच आई, तो इसने क्या कहा? इसने पद स्वीकार करने से मना कर दिया कि मुझे पद नहीं चाहिए, पहले मेरी एक शर्त है, वो अगर तुम मानोगे तो मैं ये पद स्वीकार करूंगा, अन्यथा नहीं करूंगा। अब इसने ऐसा क्या कह दिया? इसने कहा कि मुझे सेनापति का पद भी चाहिए, गवर्नर तो तुम बना ही रहे हो, पर उसके साथ साथ मुझे क्या चाहिए? सेनापति का पद भी चाहिए। ठीक है, अब इसकी मांग को क्या हो गया? एक्सेप्ट कर लिया गया। किसकी मांग को? लॉर्ड कॉर्नवालिस की मांग को स्वीकार कर लिया गया। और इसने मांग कब की थी? सेनापति की पद स्वीकार, गवर्नर जनरल का पद स्वीकार करने से पहले इसने मांग कर ली थी कि मुझे सेनापति का पद भी चाहिए। ठीक है, तो अब इसको, इसकी मांग को क्या कर लिया गया? स्वीकार कर लिया गया। और कमांडर इन चीफ बनने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन बन गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी कमांडर इन चीफ मतलब सेनापति बनने वाला, सेनापति बनने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था आपका? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ध्यान रहेगा, क्वेश्चन यही बनेगा यहाँ से कि या तो पूछेगा आपसे कमांडर इन चीफ बनने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, या फिर सेनापति बनने वाला प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन हो जाएगा? लॉर्ड कॉर्नवालिस। यहां तक क्लियर हो गया भैया? यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद इस एक्ट में एक विशेष व्यवस्था की गई। क्या की गई? इनसे भी हटके एक विशेष की, हाँ इसमें और कुछ विशेष डालो। ठीक है, तो इसमें विशेष व्यवस्था यह की गई कि अब गवर्नर जनरल अपनी काउंसिल के निर्णयों को रद्द या लागू कर सकता है। मान लीजिए
ये गवर्नर जनरल है, इसकी काउंसिल से ये निर्णय ले लिया कोई, ठीक। अब ये निर्णय क्या है, ये सही नहीं है, तो गवर्नर जनरल को यह शक्ति प्रदान की गई कि ये इस निर्णय को रद्द भी कर सकता है। मान लीजिए अगर उसने कोई निर्णय पहले से ले रखा है और उसको रद्द करना है, हाँ भाई ये सही नहीं चल रहा, तो इसको क्या कर दो, रद्द कर दो, तो इसे रद्द भी कर सकता था। पहले इसके पास ये शक्ति नहीं थी, ठीक है। तो किस एक्ट के तहत दी गई, 1786 के अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को यह शक्ति दी गई कि वे अपने निर्णय को रद्द या लागू कर सकता है, यानी कि वो लागू भी खुद ही कर सकता है, रद्द भी खुद ही कर सकता है, ठीक है। तो आगे बात समझ में। तो इसकी ये 4 चीजें थी बस जो ज्यादा महत्वपूर्ण थी, इसके अलावा आपका 1786 के अधिनियम में ऐसा कुछ खास नहीं है। चलिए अगले पे चलते हैं। अगला आ जाता है हमारा 1793 का चार्टर एक्ट। क्या आ गया, 1793 का चार्टर एक्ट। इसमें सबसे पहली चीज जो आई वो ये आई कि कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को 20 वर्ष के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि कंपनी के एकाधिकार को सबसे पहले किस एक्ट के या किस अधिनियम के द्वारा क्या किया गया था, 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। तो वो आपका था 1793 का चार्टर एक्ट। कौन सा था भैया, 1793 का चार्टर एक्ट। दूसरी चीज इसमें क्या आई, दूसरी चीज में ये आई कि गवर्नर जनरल, जी लिखा हुआ है ना, तो गवर्नर जनरल लिखा हुआ है शॉर्ट में, गवर्नर जनरल को बंबई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी पर नियंत्रण की शक्ति प्रदान कर दी गई। कि यानी कि जो गवर्नर जनरल था, और 2 प्रेसिडेंसी थी ना हमारी में, कौन सी, बंबई और मद्रास, तो इन प्रेसिडेंसियों पर नियंत्रण की शक्ति किसको प्रदान कर दी गई कि गवर्नर जनरल का। अब प्रेसिडेंसियों पर, मद्रास पर और किस पर, बंबई पर किसका नियंत्रण होगा, गवर्नर जनरल का नियंत्रण होगा। ये शक्ति इस एक्ट के तहत किसको प्रदान कर दी गई, गवर्नर जनरल को। तीसरी चीज इसमें जो आई, तीसरी चीज इसमें ये आई कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई पावर्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस को दी गई पावर्स भविष्य में बनने वाले सभी गवर्नर जनरल हेतु प्रस्तावित कर दी गई। यानी कि जो इससे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस को पावर दी गई थी, भाई सेनापति भी बनाया गया था, कुछ विशेष पावर दी गई थी, जैसे क्या कि विशेष व्यवस्था यह की गई थी गवर्नर जनरल अपनी काउंसिल के निर्णय को रद्द या लागू कर सकता है। तो इस व्यवस्था को कहा गया कि ये व्यवस्था भविष्य में भी बनी रहेगी, और ये पावर्स क्या, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस को शक्तियां प्रदान की गई थी, ये भविष्य में बनने वाले गवर्नर जनरल हेतु प्रस्तावित कर दी गई कि आगे को जितने भी गवर्नर जनरल आपके बनेंगे सबको ये पावर्स मिलेंगी कि वो अपने निर्णय को रद्द कर सकता है, लागू कर सकता है। और जो विशेष पावर थी, यानी कि जितनी भी पावर उसको मिली थी, किसको, लॉर्ड कॉर्नवालिस को, वे आने वाले भविष्य में प्रस्तावित सभी गवर्नर जनरल के लिए क्या कर दी गई, प्रस्तावित कर दी गई या लागू कर दी गई। और इसके अंदर जो सबसे लास्ट व्यवस्था, सबसे इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना, सबसे इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में पूछा गया, इस एक्ट के तहत यह व्यवस्था की गई, क्या व्यवस्था की गई कि जो हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, बीओसी, यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण मंडल, नियंत्रण मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जितने भी सदस्य हैं और क्या कर्मचारी हैं, जितने भी सदस्य थे किसके, बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रण मंडल के, और जितने भी कर्मचारी थे, यह व्यवस्था कर दी गई कि इनका वेतन कहां से दिया जाएगा, भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। कहां से दिया जाएगा, भारतीय राजस्व, यानी कि इंडियन रेवेन्यू से दिया जाएगा। जो भी राजस्व इकट्ठा होगा, भारत का, उससे क्या किया जाएगा, नियंत्रण मंडल यानी कि बीओसी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों एवं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कर्मचारियों, दोनों का किसका, सदस्यों को तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस जितने भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के कर्मचारी होंगे उनका वेतन कहां से दिया जाएगा, भारतीय राजस्व से आपका दिया जाएगा। कहां से दिया जाएगा, भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, ठीक है। तो ये 2 एक्ट आपके कंप्लीट हो गए और 2 इससे पहले हो गए, यानी कि 4 एक्ट आपके कंप्लीट हो गए हैं। 1773 को मिला के 5 एक्ट आपके कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को फैला दो यार सारे में, सेशन को शेयर कर दो, सब जगह शेयर कर दो भाई, पूरी जान लगा दूंगा यार इसमें, पूरी जान झोंक दूंगा आपके लिए, इसमें किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ेंगे। कोई भी क्वेश्चन इन एक्ट से एक भी बाहर आप देख लो तो बता देना कि हाँ भाई ये क्वेश्चन बाहर चला गया। इतना करा दूंगा इसमें शॉर्ट में कि 1 लाइन का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। किसी भी एग्जाम में बैठ जाना, अगर इस एक्ट से क्वेश्चन आता है तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। पसीना बहा देंगे भाई, सारा यहां ही पसीना निकाल देंगे, सारी मेहनत कर देंगे, पूरी जान लगा देंगे, पर क्वेश्चन बाहर नहीं जाने देंगे, ठीक है। तो प्लीज सबसे निवेदन है भाई, वीडियो को यार 2 बार शेयर जरूर करो, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर उसे सब्सक्राइब करना भूल गए
तो अपडेट ही नहीं आएगी कौन सी वीडियो आई है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कल हम फिर से 4 एक्ट लेंगे या 3 एक्ट लेंगे और उसको अच्छे से विस्तार में यहाँ पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।